तेरी कहानी याद आई। नमस्कार, आदाब। आपके साथ मैं हूं फराज। आज से बहुत साल पहले लखनऊ में 25 दिसंबर सन 1919 को वहीद अली साहब के घर एक बच्चे ने जन्म लिया। भरा पूरा परिवार था। लखनऊ की गली कूचों से अपने दिल में संगीत की मोहब्बत लिए वो बच्चा 1937 में बॉम्बे पहुंच गया और उसके बाद लंबी जद्दोजहद की। फिर वो बच्चा बना नौशाद अली। फिर तेरा फसाना याद आया। जी हाँ, आज जिक्र होगा मौसीकार आज़म, संगीत की दुनिया में अपना योगदान देने वाले नौशाद साहब का। शहरे लखनऊ तुझे मेरा सलाम है। लखनऊ में सब कुछ था नौशाद के पास। वालिद वहीद अली, माँ, दादी। नौशाद का बचपन भी आम बच्चों की तरह ही गुजरा। अपने दोस्तों के साथ नौशाद कभी नहरों पर जाते, तो कभी मछली पकड़ते, तो कभी इमली के पेड़ के नीचे बैठकर इमलियों का लुत्फ लेते। जब गर्मी का मौसम होता तो अम्मा केरी का शरबत पिला देती ताकि लू न लगे। जब नौशाद थोड़े बड़े हुए तो अपने मामू के साथ लखनऊ से कुछ दूरी पर बाराबंकी जाने लगे, जहां पर वो दरगाह शरीफ की ज़ियारत करते और उर्स में हिस्सा लेते। बस यहीं से इब्तिदा हुई नौशाद साहब के संगीत के सफ़र की। वहाँ एक बांसुरी वाला आता जो बिल्कुल सूफी लगता था। नौशाद उसकी बांसुरी जब सुनते तो कहीं खो से जाते। धीरे धीरे ना जाने कब उस बांसुरी ने नौशाद के दिल में मौसीकी के लिए मोहब्बत पैदा कर दी और यहीं से शुरुआत हुई नौशाद की मौसीकी आज़म बनने की। घर में संगीत का माहौल बिल्कुल भी न था। वालिद गाने बजाने के सख्त खिलाफ थे, लेकिन नौशाद के दिल में तो संगीत घर कर चुका था। लिहाजा एक दिन नौशाद उस्ताद गुरबत अली की दुकान पर पहुंच गए और दुकान को देखते रहे। वो दुकान इसलिए ख़ास थी क्योंकि वहाँ पर संगीत के साज मिलते थे। गुरबत अली साहब ने जब नौशाद को देखा तो एक दिन पूछा कि तुम रोज़ मेरी दुकान पर आकर खड़े हो जाते हो, क्या चाहिए? नौशाद ने मासूमियत से जवाब दिया, जी अगर आप मुझे अपनी दुकान पर काम दे दें तो बहुत अच्छा होगा। मैं अगरबत्ती या लोभान वगैरह लगा दिया करूँगा। गुरबत अली साहब ने कहा, ठीक है, कल मेरे घर आ जाना और चाबी ले जाना। नौशाद खुश हो गए। उस रात नौशाद को नींद न आई। दूसरे दिन सुबह होते ही वो गुरबत अली खां साहब के घर पहुँचे और चाबी लेकर दुकान खोल दी। दुकान की साफ़ सफाई की और उसके बाद जो उनका मकसद था उसमें लग गए। एक हारमोनियम लिया और कोने में बैठकर रियाज करने लगे। ये सिलसिला कई दिन तक चलता रहा। एक दिन गुरबत अली खां साहब ने उन्हें देख लिया और कहा कि अच्छा, तो आप ये कर रहे हैं हमारी दुकान पर, आपको सज़ा मिलेगी। नौशाद ने माफ़ी मांगी, लेकिन गुरबत अली ने कहा, नहीं, सज़ा तो मिलेगी, और सज़ा के तौर पर वही हारमोनियम उन्हें तोहफे के रूप में दे दिया। नौशाद खुश हो गए। हारमोनियम को घर पे ले जाकर छुपा दिया क्योंकि वालिद संगीत के ख़िलाफ़ थे। जब वालिद घर पर ना होते तो वो रियाज करते। जब नौशाद साहब के वालिद साहब ने ये मना कर दिया कि तुम संगीत नहीं सीखोगे और वो संगीत सीखते थे, तो रात में देर से घर आते और उनकी दादी धीरे से दरवाज़ा खोल देती। वो वहीं दरवाजे के पास अपनी खटिया लेकर सो जाती। लेकिन डर के मारे नौशाद खाना नहीं खाते कि अगर बर्तन खटखटाएंगे तो वालिद साहब उठ जाएंगे। एक दिन वालिद ने हारमोनियम देख लिया और कहा, और उस हारमोनियम को ऊपर से नीचे फेंक दिया। हारमोनियम टूट गया और साथ ही नौशाद का दिल भी। ये सिलसिला चलता रहा। नौशाद गुरबत अली साहब के पास जाते रहे। इस बीच उस्ताद लड्डन मियाँ से भी संगीत की तालीम लेते रहे, जो उन दिनों साइलेंट सिनेमा में बैकग्राउंड के तौर पर म्यूज़िक दिया करते थे। नौशाद साहब ने नवाब बब्बन मियाँ से भी संगीत की तालीम ली। फिर वो हुआ जिसका डर था। एक दिन एक नाटक में नौशाद बैकग्राउंड म्यूज़िक दे रहे थे तो उनके वालिद को पता चल गया और उस दिन वालिद ने ये कहा कि हमने तुम्हें मना किया था, फिर भी तुमने संगीत नहीं छोड़ा। आज तुम्हें चुनना होगा, संगीत चाहिए या घर। नौशाद ने कहा, आपका घर आपको मुबारक, मुझे संगीत चाहिए।
और उसी वक्त घर से निकल गए। सुहानी रात ढल चुकी। दोस्तों, नौशाद साहब ने जिस दिन घर छोड़ा था उस दिन कहा था, जिस दिन अपनों ने मुझे ठुकराया, मेरी पहचान का वो दिन आया। फिर उनके दोस्त आदिल साहब ने मदद की। आदिल साहब ने कहा कि तुम बॉम्बे चले जाओ, वहाँ अब बोलती फिल्में बनने लगी हैं, और ये भी कहा कि वहाँ डॉक्टर अब्दुल अलीम नामी साहब से मिल लेना, जिन्हें तुम जानते हो, जो लखनऊ के ही हैं। अब वो बॉम्बे के सेंट जेवियर कॉलेज में प्रोफेसर हैं। नौशाद चल दिए और बॉम्बे पहुँच गए। बॉम्बे पहुँचे तो एक रिक्शा वाले ने उनकी मदद की, कहाँ कहाँ जाना है, और फिर वो दोनों डॉक्टर नामी का घर ढूंढने लगे। सुबह से रात हो गई, लेकिन नामी साहब का घर नहीं मिला। फिर बहुत देर बाद एक बिल्डिंग में किसी ने बताया कि नामी साहब यहाँ रहते हैं। नौशाद वहीं रुक गए। नामी साहब रात को 1-1:30 बजे घर लौटे तो नौशाद को पहचान गए और उन्होंने नौशाद को अपने साथ रख लिया। फिर उसके बाद सिलसिला शुरू हुआ स्ट्रगल का, जद्दोजहद का। नामी साहब ने कहा कि तुम दादर में कोशिश करो, वहाँ फिल्म कंपनियाँ हैं, जैसे कि रंजीत स्टूडियो। नौशाद वहाँ जाने लगे, कोशिश करने लगे, और एक दिन उनका पर्स चोरी हो गया। भरी गर्मी में नौशाद कोलाबा से तकरीबन 20 माइल दादर पैदल जाते थे, लेकिन उन्होंने नामी साहब से इसका जिक्र नहीं किया। एक दिन नौशाद ने आदिल साहब, जो लखनऊ में रहते थे, उन्हें मनी ऑर्डर करने के लिए ख़त लिखा। आदिल साहब ने पैसे भेजे तो नामी साहब ने नौशाद से कहा कि आदिल साहब ने आपके लिए मनी ऑर्डर भेजा है, आपने मुझसे क्यों नहीं कहा? नौशाद साहब ने कहा कि जनाब, मैं आपके साथ रहता हूँ, शाम का खाना भी आपके साथ खाता हूँ, पैसे मांगने की मेरी हिम्मत नहीं हुई, कहीं ये सहारा छूट जाता तो मैं क्या करता। नामी साहब ने कहा कि तुम बिना पैसों के दादर कैसे जाते थे? नौशाद ने कहा, जी पैदल जाता था। नामी साहब ने जब ये बात सुनी तो कहा कि तुम एक खुददार लड़के हो, इतनी गर्मी में इतनी दूर पैदल जाते थे। अपनी डायरी में यह बात लिख लो कि जिस मकसद के लिए तुम बॉम्बे आए हो उसमें ज़रूर कामयाब होगे, और मैं जिंदा रहा तो तुम्हें सलाम करने ज़रूर आऊँगा। दिल की महफिल सजी है, चले आइए। फिर वक्त बीतता गया और नौशाद स्ट्रगल करते रहे। फिर बाद में वो कोलाबा से दादर पहुंच गए, खुदादाद सर्कल के पास, वहाँ फुटपाथ पे सोए, और फिर धीरे धीरे उन्हें काम मिलने लगा। और जो पहला काम मिला वो मिला उस्ताद झंडे खां साहब के साथ, और फिर सिलसिला चलता रहा। नौशाद साहब ने वहाँ पर ख़ुद भी संगीत दिया। एक बार वहाँ एक प्रोड्यूसर उस्ताद झंडे खां के पास आए और अलग सी म्यूज़िक की फरमाइश की। नौशाद साहब ने कहा, उस्ताद आप ये बेकार चीज़ नहीं बना सकते, मैं कोशिश करता हूँ, और नौशाद ने वो म्यूज़िक बना दिया। उस्ताद खुश हुए। फिर ये सिलसिला चलता रहा और नौशाद को काम मिलता रहा। 1953 में नौशाद साहब का बंगला बना कार्टर रोड पर, आशियाना के नाम से, जिसमें उन्होंने पूरी ज़िंदगी गुजार दी। और जब उस बंगले की पार्टी चल रही थी तो एक बुज़ुर्ग वहाँ पहुँचे। उन्होंने नौशाद से कहा, मुझे पहचाना? नौशाद साहब ने कहा, नहीं। उन साहब ने कहा, मैं हूँ डॉक्टर अब्दुल अलीम नामी। नौशाद साहब कहने लगे, अरे मैं माफ़ी चाहता हूँ, आपको पहचान ना सका। नामी साहब ने कहा, आपकी गलती नहीं है, बहुत साल भी बीत चुके हैं, आप 1937 में बॉम्बे आए थे और अब 53 है। उन्होंने कहा, वो डायरी निकालो जिसमें मैंने तुमसे लिखवाया था कि एक दिन तुम अपने मकसद में ज़रूर कामयाब होगे। नौशाद साहब वो डायरी लाए और नामी साहब उनसे गले लग गए। नौशाद साहब की पहली फिल्म आई थी 1940 में, जिसका नाम था प्रेम नगर, लेकिन शोहरत उन्हें मिली 1944 की फिल्म रतन से, जिसने नौशाद को नौशाद बनाया। मिला के जिया भरमा के। उसके बाद नौशाद साहब ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसके बाद कई फिल्में आईं, जिसमें शाहजहां काबिल ज़िक्र है, जिसमें के.एल. सहगल थे। सहगल साहब को नौशाद साहब की बनाई धुन इतनी पसंद थी कि उन्होंने ये वसीयत की कि जब मैं दुनिया से जाऊं तो इस गीत को ज़रूर सुनवाना। वो गीत था जब दिल ही टूट गया। जब दिल ही टूट गया। दोस्तों, यहाँ ये जिक्र करना भी ज़रूरी है कि नौशाद साहब जिन दिनों स्ट्रगल कर रहे थे, उन दिनों उन्हें कौन मिले जो उनके बड़े करीबी रहे। वो थे जनाब गुलाम मोहम्मद साहब। चलते चलते। वैसे तो नौशाद साहब ने पैसे के लिए कभी काम नहीं किया, लेकिन उसूलों के पक्के थे। शुरुआती दिनों में जब उन्होंने एक प्रोड्यूसर के लिए फ़िल्म की तो मेहनताना 25,000 रुपये तय हुआ। नौशाद साहब को लखनऊ जाना था, वो जल्दी में थे,
तो उन्होंने प्रोड्यूसर से कहा कि आप अगर मेरा चेक दे दें तो अच्छा हो। उस प्रोड्यूसर ने चेक दे दिया लिफाफे में रखकर। नौशाद साहब ने जब उस लिफाफे को खोला, जब वो ट्रेन में बैठे थे, तो वो महज 8,000 का चेक था। उसी वक्त नौशाद अली ने यह फैसला किया कि अब जिंदगी भर इस आदमी के साथ काम नहीं करूंगा। कोई न साथ देगा। उसके बाद नौशाद साहब ने कई फिल्में की, अंदाज, मेला, दीदार, और 1952 में बेजू बावरा आई, जिसके लिए मिला नौशाद साहब को फिल्म फेयर अवार्ड। दुनिया के रखवाले। महबूब खान साहब की आन आई, जिसका प्रीमियर लंदन में होना था। यहाँ एक बात आपको ये भी बता दें कि नौशाद साहब और महबूब साहब जब लंदन में फिल्म आन के लिए एक साथ थे, तो उन्होंने महबूब साहब से कहा कि ये शॉट आपने गलत लिया है। महबूब साहब नाराज़ हो गए कि कैसी बात कर रहे हो, आप तो म्यूज़िक डायरेक्टर हो, मुझे आप डायरेक्शन सिखा रहे हो। इस बात पर दोनों की लड़ाई हो गई। काम भी चलता रहा लेकिन बात नहीं हुई। फिर एक दिन जिस फ्लैट में दोनों रुके हुए थे, महबूब साहब ने नौशाद साहब से कहा कि आप सही कह रहे थे। कल रात को मेरे वालिद ख्वाब में आए और उन्होंने कहा कि नौशाद सही कह रहा है, उसकी बात को मान लो। मैंने तुझसे किया है प्यार। नौशाद साहब की खासियत ये भी रही कि वो फिल्म की स्टोरी और डायरेक्शन के बारे में भी काफ़ी कुछ जानते थे और लोगों को राय भी देते थे। जैसे कि फिल्म पालकी में उन्हीं की कहानी है। यही बेजू बावरा में भी हुआ। उन्होंने विजय भट्ट साहब से कहा कि आप इस फिल्म में नए लड़का और लड़की को लीजिए, कैरेक्टर चलता है, एक्टर नहीं। और यही हुआ भी। जब बेजू बावरा रिलीज हुई तो उसने हर तरफ कामयाबी के झंडे गाड़ दिए। लखनऊ में नौशाद साहब के एक और उस्ताद थे, उमर अंसारी साहब, जो शायर थे। यहाँ आपको ये भी बता दें कि नौशाद साहब को शायरी का भी बहुत शौक था और वो खुद भी शायरी किया करते थे। ये बात उनकी किताब में भी मौजूद है। साल 1944 में जब नौशाद साहब की शादी हुई तो उनके ससुराल वाले संगीत के खिलाफ थे। नौशाद की अम्मी ने कहा कि किसी से कहना नहीं कि तुम संगीतकार हो, हमने तुम्हें दर्जी बताया है। और जब बारात पहुंची तो बैंड बाजे वाले फिल्म रतन के ही गीत बजा रहे थे। उनके ससुर साहब ने कहा, ये कौन कमबख्त संगीत को खराब कर रहा है। नौशाद चुपचाप बैठे रहे। नौशाद साहब इतने सादा दिल थे कि बारात में बिल्कुल सादा तरीके से गए थे। इस बात से उनके ससुर साहब नाराज़ भी हुए, लेकिन नौशाद साहब ने उन्हें समझाया कि मैं आपकी बेटी को खुश रखूं, ये ज़रूरी है, हंगामा करना ज़रूरी नहीं। उसके बाद उनके ससुर ने उन्हें गले से लगा लिया और फिर नौशाद साहब के यहाँ आते जाते रहे। नौशाद साहब का कमाल देखिए, एक तरफ उन्होंने नूर जहाँ से गाना गवाया, सुरैया, लता जी, रफ़ी साहब, मुकेश जी, तो वहीं पर उमा देवी की आवाज़ को भी इस्तेमाल किया। फिल्म आन के बाद नौशाद साहब की तबीयत कुछ ख़राब सी रहने लगी और वो कुछ वक्त के लिए काम न कर पाए। तमाम डॉक्टर्स को दिखाया लेकिन इलाज न हुआ। फिर वो अपने पीर साहब के पास लखनऊ गए। पीर साहब ने उन्हें समझाया कि अपना काम करते रहो। फिर उसके बाद नौशाद वापस आए और डॉक्टर्स ने उनसे कहा कि जो आपको बीमारी है वही आपकी ताकत है। आप एक संवेदनशील इंसान हैं, लोगों के बारे में सोचते हैं, इसी ने आपको संगीतकार बनाया है। इसलिए अपने काम को मत छोड़िए और संगीत देते रहिए। फिर नौशाद साहब ने एक बार फिर से काम करना शुरू कर दिया और फिर कई फिल्में आईं। उड़न खटोला, मदर इंडिया, कोहिनूर और 1960 में मुग़ल आज़म। प्यार किया तो डरना क्या। मुग़ल आज़म से जुड़े कई किस्से हैं। किस तरह से बड़े गुलाम अली खान साहब से उन्होंने गाना गवाया कि आसिफ की ज़िद पर, किस तरह से कि आसिफ ने उनसे कहा कि जब प्यार किया तो डरना क्या। गाने की सिचुएशन वही रहेगी जो फिल्म अनारकली में थी और फिर वो गीत बना शकील साहब के साथ रात भर बैठकर। नौशाद साहब ने कभी पैसे के लिए काम नहीं किया। कई फिल्मों के तो उन्होंने पैसे भी नहीं लिए क्योंकि वो दोस्ती के लिए काम करते थे। यही उन्होंने के आसिफ से भी कहा कि आपका और हमारा साथ उस वक्त का है कि जब हम दोनों एक कप में चाय पीते थे। उसके बाद नौशाद साहब की फिल्में आती रहीं, चाहे वो गंगा जमुना हो, लीडर हो, मेरे महबूब हो, साथी हो, पालकी हो या आदमी। धीरे धीरे नौशाद साहब ने काम करना कम कर दिया। हालांकि बाद में टीपू सुल्तान जैसे सीरियल्स में उन्होंने संगीत दिया जो बेमिसाल रहा।
नौशाद साहब ने सबसे ज़्यादा काम किया शकील साहब के साथ। कुछ फिल्में मजरू साहब के साथ भी की, खुमार साहब के साथ, लेकिन शकील साहब का और उनका साथ ताउम्र रहा। कल तेरी बज़्म से जब तक शकील साहब ने इस फानी दुनिया को अलविदा ना कह दिया। दीवाना चला जाएगा। ऐसे ही दिलीप साहब की ज़्यादातर फिल्मों में नौशाद साहब का संगीत रहा, चाहे वो गंगा जमुना हो, मुगल आजम हो, लीडर हो, राम और शाम हो या फिर आदमी। आदमी का कोई भरोसा। फिल्म मेरे महबूब की जो नज़्म है उसकी रिकॉर्डिंग के वक्त डायरेक्टर एच.एस. रवेल परेशान हो गए। मेरे महबूब तुझे कि ये तो टाइटल सॉन्ग है, इसमें नौशाद साहब खाली 4-5 साजिंदों को क्यों यूज़ कर रहे हैं। तो राजेंद्र कुमार ने कहा, जो फिल्म मेरे महबूब में नौशाद साहब को लाए थे कि आप बेफिक्र रहें, नौशाद साहब कभी कोई काम गलत नहीं करते, और हुआ भी ऐसा ही। मेरी मोहब्बत की कसम। नौशाद साहब की ज़िंदगी में कई लोग बहुत अहम थे, चाहे वो लता जी हों, तलत महमूद, मुकेश या फिर रफ़ी साहब। रफ़ी साहब भी जब नौशाद साहब के पास पहुँचे पहली बार तो नौशाद साहब ने उन्हें बहुत इज्जत दी और कहा कि हम आपको गाना ज़रूर गवाएंगे। और उस ज़माने में एक फ़िल्म बन रही थी पहले आप, उसमें कोरस में रफ़ी साहब को मौका दिया। बाद में रफ़ी साहब ने सहगल साहब के साथ भी एक लाइन गाई फिल्म शाहजहां में। रफ़ी साहब और नौशाद साहब का साथ लंबा रहा, यहाँ तक कि नौशाद साहब रफ़ी साहब के घरेलू मामले में भी दखल दिया करते थे। रफ़ी साहब ने उन्हें इतनी इज्जत दी थी। जब रफ़ी साहब अपनी बेटी को होटल से विदा कर रहे थे तो नौशाद साहब ने कहा, बच्ची जहाँ पली बड़ी है उसे उसी घर से विदा करो, और रफ़ी साहब ने ये बात मान ली। ये मर्तबा था नौशाद अली साहब का। नौशाद साहब ने हमेशा ये कहा कि अपना क्लासिकल संगीत बहुत अच्छा है, ज़्यादा वेस्टर्न म्यूज़िक की तरफ ना जाओ, और ये बात उनके संगीत में और उनकी धुनों में साफ झलकती है। हमारे देश का संगीत है जिसको मैं समझता हूँ कि बड़ा दिलकश, जिसमें रूहानियत है। नौशाद साहब की 6 बेटियां और 3 बेटे हुए। उन्हें 1954 में बेजू बावरा फिल्म के लिए बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर के अवार्ड से नवाजा गया। 1981 में दादा साहब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया और 1992 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। दुनिया मेरी जहाँ है, ये जिंदगी के मेले हो गाओ खुशी के गीत। मेरी कहानी न मिलता हूँ तो बर्बादी, तस्वीर बनाता हूँ। ओ गाड़ी वाले गाड़ी धीरे हाँक रे, हम रह गए अकेले। दो हंसों का जोड़ा बिछड़ गया रे, हुस्न चला है इश्क से मिलने। जाने वाले तेरा खुदा हाफिज़। नौशाद साहब के बारे में और उनके संगीत के बारे में जितनी बातें करें वो कम हैं। एक दिन पड़ेगा जाना, क्या वक्त क्या जमाना। लेकिन आखिर में नौशाद साहब के शेर से ही आपसे विदा लेता हूँ। कोई न साथ देगा, सब कुछ यहीं रहेगा। उन्होंने कहा था, मंजिल मुझे मिले न मिले, मंजिल मुझे मिले न मिले, इसका गम नहीं, जाएंगे हम अकेले। मंजिल की जुस्तजू में मेरा कारवां रहे। अफसोस हम न होंगे।